हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक हमें नहीं दिमाग में बैठ पाते हैं। और ये आपके साथ में ही नहीं, मेरे साथ में जब मैं स्कूल टाइम में था हुआ है। और ऐसा फिजिक्स तो खैर सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है जो बहुत टिपिकल है, अच्छे अच्छों को नहीं समझ में आता है। तो ये बात ध्यान में रखिए, आप और मैं और दुनिया में हर कोई फिजिक्स का पूरा ज्ञाता नहीं होता बच्चों। हर कोई सीखने की कोशिश करता है, तब जाके उसे समझ में आ पाता है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, बहुत बड़े बड़े लेक्चर जो है ना, वो अपने नाम के आगे टीचर वीचर नहीं लगाते। आपने देखा होगा कई जगह लगाते हैं अ फिजिक्स लर्नर, है ना। एक नाम बताता हूं मैं आपको, HC वर्मा बुक लिखते हैं और फिजिक्स के फेमस ऑथर हैं, IIT में पढ़ाते हैं। और क्या लिखते हैं? अ फिजिक्स लर्नर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं नहीं समझा पाता, या फिर मेरे दायरे से थोड़ी सी अलग हैं। समझ रहे हो? सबका अपना एक फोटे होता है। फोटे का मतलब अपना एक जोन होता है जहां पर उसकी पकड़ बहुत ज्यादा होती है। और आप तो बच्चों 12वीं में हैं, आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको बायोलॉजी भी पढ़नी है, आपको मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, पता नहीं क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो ये एक सिंपल सी छोटी सी चीज है कि हाँ नहीं समझ में आया, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसे वापस से देखने की कोशिश करो। आपके पास में बुक है, उसे एक बार के लिए पढ़ो और फिर रीड आउट करो, या फिर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको देखो। आपको वो चीज समझ में आएगी। एक बार नहीं आई, दूसरी बार ट्राई करो, दूसरी बार नहीं आई, तीसरी बार ट्राई करो। लेकिन ट्राई करने से चीजें समझ में आती हैं। इसका सीधा साधा उदाहरण आपके सामने खड़ा है। मेरे पास में जब मैंने पहली बार चालू किया था बच्चों, कुछ एक चैप्टर ऐसे थे जो मैं पढ़ाता नहीं था, या फिर दूसरे टीचर जो मेरे साथ में थे उनको बोल दिया था कि सर ये चीज आप प्लीज देख लो। लेकिन वो चीज मेरा ड्रॉबैक बन गई, क्योंकि फिर वो चीज मेरे क्लियर नहीं हो पाई। फिर धीरे 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 ऐसे टीचर्स भी मिले जिन्होंने बोला कि अगर नहीं पढ़ाएगा तो खुद भी नहीं समझ पाएगा। ठीक है। तो पढ़ाना नहीं है, ठीक बात है, लेकिन कम से कम चीज को समझने की कोशिश तो कर। मैंने उस चीज को माना, और अब ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ अब मेरे को समझ में आती है फिजिक्स, इतना कह सकता हूँ। ठीक है। और वही चीज मैं आपके साथ में कर रहा हूँ। एक बार नहीं आई तो दूसरी बार पढ़ें, दूसरी बार नहीं आई तो तीसरी बार पढ़ो, समझ में जरूर आएगी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप अपनाएंगे बच्चों, है ना। अब ट्राई करो, ट्राई करने से सारी चीजें मुमकिन हो पाती हैं। ठीक है। चलिए, तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने विभवमापी का मानकीकरण पढ़ा था और सुग्राहिता। अगर एक ही लाइन के अंदर मैं बोलूं, मतलब 2-3 लाइनों में अगर उसको सटा दूं, तो सिर्फ इतना सा है मानकीकरण की विभवमापी की हमें क्या ज्ञात करनी है? विभव प्रवणता ज्ञात करनी है। किसकी सहायता से? मानक सेलों की सहायता से। मानक सेल कौन कौन से? कैडमियम और डेनियल सेल। ठीक है, हो गया मानकीकरण खत्म। ठीक है, एक्स बराबर क्या लिखते हैं? E नॉट अपॉन एल नॉट, खत्म। ठीक। सुग्राहिता क्या होगी? कि किसी विभवमापी द्वारा अत्यल्प विभवांतर एवं अत्यल्प विद्युत वाहक बलों को भी यथार्थ पूर्वक ज्ञात कर पाना ही उसकी क्या कहलाती है? सुग्राहिता कहलाती है। मतलब छोटे से छोटा विद्युत वाहक बल या विभवांतर अगर वो ज्ञात कर पा रहा है आसानी से, दैट इज सुग्राहिता, वो उतनी बढ़िया विभवमापी होगी। ठीक है। चलिए, अब आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, मतलब विभवमापी के अनुप्रयोग। विभवमापी कहाँ उपयोग में ली जाती है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं अपन प्रैक्टिकल के अंदर। तो हमारी बुक के अंदर 5 प्रैक्टिकल हैं। CBSE वाले बच्चे अगर हिंदी मीडियम के पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम के भी अगर पढ़ रहे हो तो उनके सिर्फ 3 हैं। इवन देखा जाए तो 2 ही हैं, लेकिन आप 3 मान करके चले। ठीक। लेकिन अपने पास में RBSC वाले बच्चों के पास में कितने हैं बच्चों? वो पूरे के पूरे 5 हैं। और अदर बोर्ड के अगर देख रहे हैं तो फिर उनके पास में 2 ही अनुप्रयोग हैं। तो आज अपन डिस्कस कर लेते हैं प्रयोग, अनुप्रयोग संख्या 1। और ये क्या है? देखिए, विभवमापी की सहायता से किसी, समझ लीजिए, किसी प्राथमिक सेल का
आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो पहले ये समझो कि आंतरिक प्रतिरोध जो है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं। आंसर है स्मॉल आर से प्रदर्शित किया था। चीजों को समझना चालू करो, ठीक है। तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता है। अब आपने वो चीज पढ़ी कहाँ है, तो आप बोलोगे कि सर ऐसा कुछ चीज आपने बताई थी या हमने कभी पढ़ी थी। V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, वहां पर हमने पहली बार आंतरिक प्रतिरोध पढ़ा था, है ना। ये लास्ट वाले चैप्टर में अपन ने डिस्कस किया है। V बराबर ई माइनस आई आर, वहां पर इस फॉर्मूले का उपयोग होगा और उससे क्या निकाला जाएगा, स्मॉल आर निकाला जाएगा। ठीक है ये बात। चलिए अब अपन काम करते हैं कि ये कैसे उपयोग में लिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, विभवमापी का प्राथमिक परिपथ बनाना पड़ेगा। तो प्राथमिक परिपथ की बनावट देख लो, मैं बनावट साथ में समझा रहा हूं। देखो किताब में बनावट बहुत बड़ी लिखी हुई है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं जो समझा रहा हूं उसे समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ये यहाँ पर एक विभवमापी का तार ले लीजिए, ये तार हो जाएगा ए बी। तो हम बोलेंगे विभवमापी तार ए बी को प्राथमिक सेल ईपी कुंजी के या फिर K1 तथा धारा नियंत्रक RH, धारा नियंत्रक क्या है, RH से जोड़ा जाता है। तो आपको क्या लिखना है, विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में विभवमापी तार AB को प्राथमिक सेल जिसका विद्युत वाहक बल EP है, कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक RH के साथ में जोड़ा जाता है। ठीक है, इतना लिखना है और धारा की दिशा को प्रदर्शित करके आना है। फिर इसके बाद में जिस सेल का या प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसे द्वितीयक परिपथ में ये वो वाला सेल हो गया। इसका विद्युत वाहक बल E मान लीजिए। फिर यहाँ पे प्रतिरोध बॉक्स, ये क्या है, RB। RB का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब प्रतिरोध बॉक्स। फिर यहाँ पर है कुंजी के, वो K1 थी इसलिए इसे K2 नाम दे दिया। फिर ये ऐसे कनेक्ट होगा, हो गया। और फिर ये जो नेगेटिव वाला पॉइंट है ना किसी भी सेल का, वो कनेक्ट होगा गैल्वेनोमीटर से, धारामापी से। और धारामापी का अगर ये प्लस का है तो फिर ये माइनस का इससे। अब धारामापी में प्लस और माइनस से कोई दिक्कत नहीं होती, आप इधर माइनस कनेक्ट कर सकते हो तो उधर प्लस हो जाएगा, और अगर इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। धारामापी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो विक्षेप देने का काम करेगी, बताएगी कि धारा बह रही है या फिर नहीं बह रही है, और हमें विक्षेप चाहिए 0। ठीक है, अगर विभवमापी का प्रयोग कर रहे हैं तो। चलिए अब समझ लीजिए बच्चों क्या करना है हमें। विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में ये जो तार है, विभवमापी तार को सेल ईपी कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक से जोड़ दिया जाता है। जबकि जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे द्वितीयक परिपथ में प्रतिरोध बॉक्स कुंजी K2 की साथ में चित्रानुसार संयोजित कर दिया जाता है। ठीक है, आप ज्यादा दिमाग लगाओ मत, डायरेक्ट बोल दो हमारा चित्र सही है, तो चित्र देख लो भाई, चित्र के अंदर चित्र के अनुसार जैसा संयोजित किया है वैसा कर दिया हमने। ठीक है, तो द्वितीय परिपथ में प्रतिरोध बॉक्स एवं कुंजी K2 के साथ में चित्रानुसार संयोजित कर दिया जाता है। बनावट खत्म हो गई, ज्यादा रामायण करने की आवश्यकता नहीं। बस जब आप ये लिख रहे हो कि चित्रानुसार संयोजित किया गया है तो आपका चित्र बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुंजी K2 की बात करता हूं और ये कुंजी K2 मैंने बंद दर्शा रखी है, तो ये बात ध्यान में रखना, अगर बंद है तो फिर धारा प्रदर्शित करो प्लस से माइनस की ओर, और अगर बंद नहीं है मतलब ओपन है, खुली है, यहाँ पे डॉट नहीं लगा रहे हो, तो फिर धारा प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं। मैं कहूंगा कि डॉट प्रदर्शित करो और धारा की दिशा को प्रदर्शित करो। ठीक है ये बात। तो चलिए फिर यहां पर बात देखते हैं। चलो अब देखो काम करने का तरीका क्या है। इसके अंदर जब हम पहली बार काम कर रहे हैं, मतलब कार्य विधि को डिस्कस कर रहे हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, कार्य विधि, वर्किंग। देखिए ये क्या होगी इस चीज के अंदर,
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस कुंजी K1 को तो बंद करेंगे, मतलब प्राथमिक परिपथ को पूरा संयोजित करेंगे, पूर्ण करेंगे। उसे क्या बोलते हैं, अगर K1 को अगर डॉट लगा दिया तो प्राथमिक परिपथ में धारा बहेगी, इसे बोलते हैं प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करना। ठीक है, तो प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करके कुंजी K2 को खुला रखेंगे। खुला मतलब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी तो ये वाला हटा दो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हट गया। अब सेकेंडरी मतलब द्वितीयक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये संयोजित है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ये संयोजित है। आपको एक अन्य आवाज सुनाई देगी थोड़ी देर में, क्योंकि मेरे को सुनाई दे रही है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट मेरी आवाज पर ही कीजिएगा। तो अगर यही संयोजित है तो हमें इस सेल के विद्युत वाहक बल के लिए, इस सेल के विद्युत वाहक बल के लिए क्या मिलेगी, संतुलित लंबाई मिलेगी। वो संतुलित लंबाई मान लेते हैं L1। क्या मान लेते हैं, L1। कब, जब K2 कुंजी क्या होती है, ऑफ होती है, बंद होती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले प्राथमिक परिपथ को पूर्ण कर द्वितीयक परिपथ की कुंजी K2 को खुला रखकर विभव मापी तार AB पर विसर्पी कुंजी J की सहायता से सेल के विद्युत वाहक बल E हेतु संतुलित लंबाई L1 प्राप्त की जाती है। अतः विभवमापी के सिद्धांत से, अब देखो थोड़ा सा लाइन लंबी हो गई ना, मैंने इसे एक में बना दिया, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा। आपको क्या करना है, कुंजी K2 को खुला रख करके सेल E के विद्युत वाहक बल हेतु संतुलित लंबाई L प्राप्त की जाती है, L1 प्राप्त की जाती है। वो कैसे प्राप्त करेंगे बच्चों, अपन जॉकी को लेंगे, A और B तार में विभिन्न बिंदुओं पर क्या करेंगे, स्पर्श कराएंगे और वो बिंदु देखेंगे जहां पर धारा मापी के अंदर विक्षेप कितना हो जाए, शून्य हो जाए। ऐसा ही तो है, जैसे ही धारा मापी में विक्षेप शून्य हो गया, हमने बोला वो क्या बन जाएगी, संतुलित लंबाई बन जाएगी। वो संतुलित लंबाई इस बार अपन कितनी मान रहे हैं, L1 मान रहे हैं। अब गौर करो यहां पर, चूंकि ये सेल ही कनेक्टेड है तो सेल के विद्युत वाहक बल के लिए संतुलित लंबाई मिली। अब अगर विभवमापी का सिद्धांत यूज करें, विभवमापी का सिद्धांत क्या बोलता है, जो भी चीज लगी हुई है, जिस भी विभवांतर को अपन ज्ञात कर रहे हैं, वो हमेशा बराबर होता है XL के, जहां X क्या होता है, विभव प्रवणता होती है। ठीक है, यहाँ पर अपन ने विद्युत वाहक बल देखा तो अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो विद्युत वाहक बल है E, तो E बराबर क्या होना चाहिए, आंसर है XL होना चाहिए। XL या XL1, तो आंसर है XL1। तो ये नीचे वाली लाइन में E बराबर XL1 लिखना, मैंने तो इसी लाइन में लिख दिया क्योंकि मेरे पास में नीचे जगह कम है। ठीक है, अब नीचे वाली लाइन में लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, पहले केस के अंदर अपन ने K2 को क्या रखा था, खुला रखा था। अब अपन इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। जैसे ही K2 को बंद करेंगे, अब इससे धारा प्रवाहित होगी। अब अगर इससे धारा प्रवाहित होगी तो जो चीज जॉकी की सहायता से अपन जब विक्षेप प्राप्त करेंगे शून्य,
तो वो विक्षेप शून्य किसके लिए आएगा? इसके विद्युत वाहक बल के लिए आएगा या इसके टर्मिनल वोल्टता के लिए आएगा? थोड़ा सा सोचो बच्चों। अगर किसी सेल से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो उस सेल के दोनों टर्मिनलों या दोनों इलेक्ट्रोडों या धन और ऋण सिरे के मध्य का विभवांतर उसकी टर्मिनल वोल्टता होती है ना? अगर सेल से धारा प्रवाहित होगी तो टर्मिनल वोल्टता, और अगर सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो विद्युत वाहक बल होता है। ऐसा ही बोलते हैं, ठीक। तो इस बार जब आप K2 कुंजी को क्या कर देंगे? खुला कर दे, सॉरी बंद कर देंगे, तो फिर इसमें क्या प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी तो फिर इस स्थिति में टर्मिनल वोल्टता के लिए क्या प्राप्त होगी? संतुलित लंबाई प्राप्त होगी, ठीक है। और उसे अपन मानेंगे L2, ठीक है। तो अपन ने क्या करना है? अपन ने लिखना है, अब ये हो गया, फिर इसके जस्ट आगे वाली लाइन में लिखेंगे आप, अब कुंजी K2 को बंद कर, अब कुंजी K2 को क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। बंद कर सेल की टर्मिनल वोल्टता V हेतु विभवमापी तार पर क्या प्राप्त की जाती है? संतुलित लंबाई L2 प्राप्त की जाती है, ठीक है। अब हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? L2 संतुलित लंबाई प्राप्त कर रहे हैं। और जैसे ये आ गया तो हम क्या बोलेंगे? विभव मापी के सिद्धांत से, चलो भाई विभवमापी का सिद्धांत लगाए तो इस बार V बराबर क्या लिखा जाएगा? XL। तो चलो हमने लिख दिया X, और इसकी जगह क्या? L की जगह क्या? L2। क्यों? क्योंकि संतुलित लंबाई क्या थी? L2 थी। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। E भी आ गया, V भी आ गया। अब E और V आ चुका है बच्चों, तो हम वो वाला फॉर्मूला जो भी थोड़ी देर पहले लिखा था ना, उसको यूज करेंगे और उसकी सहायता से क्या निकालेंगे? अपन आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। देखिए, अब हमारे पास में ये चीज आ चुकी है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आ चुका है। अब क्या करना है हमें वो समझ लीजिए। ये वैसे आपके बुक के अंदर प्रैक्टिकल है बच्चों, तो साइड में लिख लीजिएगा, मतलब साइड में, मतलब मैं साइड में लिख लेता हूं कि मेरे पास में E बराबर तो आया है XL1 और V बराबर आ रहा है XL2, वो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ये मैंने लिख लिया है। अब थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। देखिए, अगर मेरे को ये निकालना है तो हम बोलेंगे कि हमें एक सूत्र पहले से ही ज्ञात है, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र जो है वो हमें पहले से ही क्या है? ज्ञात है बच्चों। और वो सूत्र क्या है? जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वीडियो की शुरुआत में बताया था, नहीं बताया था आपको एक सूत्र? तो उस सूत्र की सहायता से हम कार्य करेंगे। देखिए, तो हमने लिखा हमें ज्ञात है भाई, और जिनको ज्ञात नहीं है वो पुराने वाले वीडियोस देखो। हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है भाई? कि E माइनस आई आर बराबर क्या होता है? V होता है, ये हमें पता है। चलिए, हमें ये निकालना है, तो इसको उठा करके इधर लेकर जाओ और इसको उठा करके इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा E माइनस V बराबर क्या हो गया बच्चों? आई आर। माइनस का था ना, इस तरफ जाते ही प्लस का हो जाएगा, सिंपल सा था, ठीक है। अब ये देखो क्या चाहिए हमें? स्मॉल r चाहिए, तो ये जो I है इसका भाग लग जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा E माइनस वी डिवाइडेड बाय आई। जिस समय ये मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही है ना? वो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, इट्स रेनिंग लाइक डॉग्स एंड कैट्स, या कैट्स एंड डॉग्स, जैसा भी है, ठीक है। मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर का व्यू अगर देखना, इट इज क्वाइट ऑसम। चलिए, अब ये आई तो देखो हमने यहाँ पे कहीं भी निकाला है नहीं, तो आई कैसे निकालेंगे भाई? ओम का ला फिर कब काम आएगा हमारे लिए भाई, है ना? ये बात ध्यान में रखें, प्रतिरोध बॉक्स का कुछ ना कुछ प्रतिरोध हम ज्ञात रखेंगे, वो ज्ञात प्रतिरोध है, और उसे हमने कितना मानना है? कैपिटल R मान लेना है। तो ये जो आई है वो ओम के नियम से ज्ञात होगा,
ठीक, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं, स्मॉल r बराबर हो जाएगा E माइनस वी बटे, देखिए ओम के नियम से लिखते हैं V बराबर I इंटू आर, आर इसका प्रतिरोध बॉक्स में प्रयुक्त प्रतिरोध है, V टर्मिनल वोल्टता है ना, टर्मिनल वोल्टता यूज होगी, तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटे R, होगा नहीं होगा, ये किसके नियम से, ओम के नियम से भाई। चलिए तो ये हो जाएगा, तो I का मान अगर मैं रखूं तो ये V और बटे क्या होगा बच्चों R, अगर ये बटे R है तो फिर वो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा E माइनस वी बटे V और इंटू क्या R। आप इस चीज को नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे, मैं तो जगह को बचाने के चक्कर में ऐसा काम कर रहा हूं, ठीक है। चलिए तो स्मॉल r बराबर क्या हो गया, आप देखो मान रखने पर, कहां से मान रखने पर, समीकरण 1 एवं 2 से E तथा V का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, ये लाइन लिखोगे, समीकरण 1 और 2 से उपरोक्त समीकरण में E तथा V का मान रखने पर, E का मान कितना बच्चों XL1, V का मान कितना XL2 भाग V XL2 और फिर गुणा होगा कैपिटल R से, X को ऊपर क्या लिया जाएगा, कॉमन ले लिया जाएगा, अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा XL1 माइनस L2 और नीचे क्या था XL2 था, इंटू R तो चल ही रहा है, X X क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या मिला L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू R, ये आंतरिक प्रतिरोध। और ये आंतरिक प्रतिरोध में L1 और L2 कहां से ज्ञात होंगे, प्रयोग से ज्ञात होंगे, और तो कहां से ज्ञात होंगे, मन से थोड़ी लिखने हैं, हाँ वैसे प्रैक्टिकल अपन मन से ही कर लेते हैं, ठीक है। चलो मजाक की बात दूर है। देखिए L1 कैसे ज्ञात करेंगे, जब इस कुंजी को क्या करेंगे, K2 को ऑफ रखेंगे, खुली होनी चाहिए, तो फिर इस E के लिए हम L1 ज्ञात करेंगे, और जब इस K2 को बंद कर देंगे तो हम V के लिए क्या ज्ञात करेंगे, L2 ज्ञात करेंगे, है ना। E के लिए L1, अगर मैं पहले गलत बोल गया तो E के लिए L1 और V के लिए L2 ज्ञात की जाएगी, ठीक है ये बात, और L1 और L2 का मान रख ही देंगे, प्रतिरोध बॉक्स का मान रख देंगे। आप जब ये प्रयोग करोगे ना बच्चों, तो L1 का मान फिक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस सेल का विद्युत वाहक बल फिक्स है, लेकिन ये जो L2 का मान है वो चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, जैसे जैसे आप प्रतिरोध बॉक्स में जो प्रतिरोध है उसे चेंज करते जाएंगे, एक बार आप कैपिटल R का मान 1 ओम लोगे, फिर L2 निकालोगे, एक बार आप कैपिटल R का मान 2 ओम लोगे, फिर L2 निकालोगे, जैसे जैसे कैपिटल R का मान चेंज करते जाओगे, टर्मिनल वोल्टता के मान में क्या आती जाएगी, परिवर्तन आता जाएगा, इस कारण L2 का मान क्या होता है, चेंज होता जाता है। तो देखिए L1 का मान निश्चित या नियत रहेगा, L2 का मान परिवर्तित होगा, किसकी सहायता से, कैपिटल R की सहायता से। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि इस प्रयोग को करते समय प्रतिरोध बॉक्स में प्रयुक्त प्रतिरोध को परिवर्तित करने से L2 के विभिन्न मान प्राप्त होते हैं, जिस कारण हमें आंतरिक प्रतिरोध के भी विभिन्न मान प्राप्त होंगे, एवं एक निश्चित सीमा तक हमें आंतरिक प्रतिरोध प्राप्त होगा। आप देखेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध का मान सामान्यतः अगर देखा जाए तो वो 1 ओम से लेकर 12 ओम के बीच में वेरी करता है, सामान्यतः 12 ओम वैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ इसके बीच में आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको देखने को मिल सकता है कि 12 ओम तक कई बार चला जाता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर अपन सेल बढ़िया बना करके चलते हैं ना, तो ये रीडिंग जो है वो आपकी ऑलमोस्ट 4 ओम से लेकर 8 या 9 ओम के बीच में ही कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अगर सेल बहुत बढ़िया बना दिया तो फिर तो 1 और 1.5 पे भी आ जाती है रीडिंग में। ऑलराइट, तो ये आपका क्या हो चुका है, प्रयोग हो चुका है। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों तसल्ली से पढ़ो, आराम से पढ़ो, चीजें समझ में आती है, ये विश्वास मानिए, ठीक है। आप बार बार क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, आज नहीं आ रहा तो अगले दिन वापस से उसको रीड आउट करो, समझ में आएगा। कहाँ जाएगा भाई, इतना तो दिमाग दिया है भगवान ने, बिल्कुल आएगा समझ में। चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर।